नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक चिंता की खबर की। दरअसल चीन में मध्य प्रदेश के 2 से 3 छात्र अभी भी हैं जो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से ये छात्र बेहद परेशान हैं और इस दौरान इन छात्रों ने अपनी परेशानी न्यूज़ 18 से साझा की है। न्यूज़ 18 से फोन पर जब इन्होंने बातचीत की तो इन्होंने वापस स्वदेश लौटने की मांग की है। चीन में तेजी से फैल रखे कोरोना वायरस के चलते इन दोनों छात्रों ने वीडियो के जरिए वापस भारत बुलाने की गुहार लगाई है। ये दोनों युवक चीन के शियान के खबेई प्रोविंस में फंसे हुए हैं। खरगोन से 4 युवक पढ़ाई के लिए चीन गए हुए थे। इनमें से एक युवक और युवती भारत लौट चुके हैं, जबकि खरगोन के मतीन खान और गोगांव के शुभम गुप्ता वहां अभी भी फंसे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि 140 से ज्यादा छात्र चीन में एमबीबीएस कर रहे हैं। चीन में तेजी से फैल रहे संक्रमण और बढ़ते मौत के आंकड़े की वजह से ये दोनों युवक बेहद परेशान हैं और इनकी परेशानी अब कहीं ना कहीं भारत, मध्य प्रदेश और इनके परिजनों को भी सताने लगी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश से अब इन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय से बातचीत की है। सरकार ने विदेश मंत्रालय से बातचीत की होगा और जल्द ही इन युवकों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। आपको ये पता चला कि चीन में ये कोरोना वायरस करके जो बीमारी फैली है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वुहान सिटी में तो हद से ज्यादा फैल चुका है और धीरे धीरे सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पे चीन भी है। वहाँ पर हमारा बेटा शुभम गुप्ता करके पढ़ता है, तो भी कह रहा धीरे धीरे वहाँ पर भी बीमारी फैलती जा रही है। चीन में जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला हुआ है, लगातार वहाँ पर लोगों की मौत हो रही, 100 से अधिक लोग मर गए हैं। इसी दौरान खरगोन के भी 2 जो छात्र हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, एमबीबीएस करने डॉक्टर गए थे। हम शुभम गुप्ता के यहाँ मौजूद हैं, उनके परिजन वीडियो कॉलिंग से शुभम से बातचीत कर रहे हैं। शुभम, मैं आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार की परेशानियां हो रही है शुभम वहाँ पर? सर, जिस हिसाब से जो वायरस फैल रहा है उससे परेशानियां तो बहुत ज़्यादा है। खाना पीने में दिक्कत आ रही है, पानी वगैरह नहीं मिल पा रहा है, हम एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी करना है मास्क से पहन के रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सब कुछ लॉकडाउन कर दिया है, रेलवे, मार्केट, ट्रेन, बसें सब कुछ बंद है। हम इंडिया आना चाहते हैं पर उसमें भी नहीं आ पा रहे क्योंकि सब कुछ बंद है। बस इंडियन एम्बेसी से गुहार है कि कुछ मदद करें। नहीं तो जिस प्रकार से वह वायरस फैला है तो किस प्रकार का डर और दहशत है, यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आपको किस प्रकार से परेशानियां हो रही है? सर देखो, दहशत तो इसे कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और उसमें जान का भी थोड़ा खतरा है क्योंकि जहाँ तक डबल 2 गुना फैल रहा है। जैसे कल तक हमारे यहाँ पे 40 केसेस थे, आज सुबह 80 केसेस हो गए हैं। दिक्कत ये है कि इस कारण सब कुछ बंद कर दिया है। यहाँ पे टैक्सी, बसेस, ट्रेन वगैरह सब कुछ बंद है, जहाँ पे दिन भर मास्क पहन कर रहना पड़ता है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे शुभम? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे जैसा कुछ भी हो हमें यहाँ जल्द से जल्द निकालें। हमारे साथ परिजन भी मौजूद है जो वीडियो कॉलिंग से अभी शुभम से बातचीत कर रहे हैं। शुभम की माँ है। शुभम की माँ, किस प्रकार से जैसे अभी शुभम से बातचीत हुई, किस प्रकार का डर और दहशत लग रही है आपको? सर, हमें यही दहशत लग रही है कि जो कुछ भी हो उसको खाने पीने की सब बात की बहुत तकलीफ हो रही है, तो उसको भी डर है और हमको भी ये डर है कि हमारे बच्चे को कुछ हो नहीं चाहिए। तो न्यूज़ 18 ने भी चीन में फंसे हुए शुभम से बातचीत की और इस दौरान शुभम ने प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से किस तरह से गुहार लगाई, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं चीन में जो इस वक्त एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। शुभम, क्या स्थितियां हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि आपकी बात, आपकी आवाज भी सरकार तक पहुंच सके और आपको वापस बुलाने की कोशिशों में और बल मिले। सर, यहाँ पे कंडीशन बहुत बदतर होते जा रही है। यहाँ पे हम बाहर वगैरह नहीं निकल सकते हैं जी। यहाँ पे जहाँ भी है मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है। खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हम खाना पीना नहीं मिल पा रहा है। दिन पर दिन कंडीशन बढ़ती जा रही है, मरीज वगैरह बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। जी शुभम, इंडियन एम्बेसी से आपका कोई संपर्क हुआ क्या? हाँ, इंडियन एम्बेसी से हमारा संपर्क लगातार जारी है। वो कोशिश कर रहे हैं, प्रोसीजर्स वगैरह दे रहे हैं। वो प्रोसीजर फॉलो करने को कह रहे हैं, हम उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं। पासपोर्ट वगैरह जो भी हो रहा है
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। जी शुभम, हम आपका वो वीडियो भी देख रहे थे, 3 लोग उसमें नजर आ रहे थे। कितने लोग हैं आपके साथ जो इंडिया से हैं? यहाँ पर इंडिया से लगभग 150 के आसपास बच्चे यहीं पे इंडिया में हैं जो फंसे हुए हैं यहाँ पर और घर जाना चाहते हैं। जी जी। तो इस मामले को लेकर मंत्री जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। अपील करता हूं भारत के विदेश मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री और पूरी देश की सरकार से कि हमारे खरगोन के, मध्य प्रदेश के और देश के सब परिवारजनों को इस परिस्थिति में सहायता दें। मुख्यमंत्री भी इसमें पहल कर रहे हैं और की है, और मैं मानता हूं उन्होंने विदेश मंत्री से बात या तो हो गई होगी या होने वाली होगी, और इस संदर्भ में हमारे खरगोन मध्य प्रदेश के निवासियों की पूरी सुरक्षा की जाए, पूरा उनको सहयोग दिया जाए, आवश्यकता अनुरूप सहायता दी जाए। इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है ही। राजगढ़ थप्पड़ कांड अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे उस मसले को लेकर एक के बाद एक बयानबाजी देखने और सुनने को मिलती है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता उमा भारती ने इसको लेकर अधिकारियों को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया कि अधिकारियों पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, उमा भारती अब ये बोलती हुई नजर आई। उन्होंने रायगढ़ मामले में बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। एमपी में आईएएस अफसर लगातार संवैधानिक मर्यादाओं का हनन कर रखे हैं। अधिकारी हिंदुस्तान के नेताओं को डकैत और घपलेबाज बता रखे हैं। क्या डकैती और घपलेबाजी बिना आईएएस अधिकारियों के संभव है? उमा भारती ने कहा सीएम और चीफ सेक्रेटरी गाइडलाइन जारी करें कि अधिकारी सीएए का विरोध नहीं कर सकते, और अगर उनको एक्टिविस्ट बनना है तो इस्तीफा दे दें और शाहीन बाग में जाकर धरना दें। कमलनाथ जी और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो आईएएस अधिकारियों की जबान पे काबू करवाएं, और अगर वो सोशल एक्टिविस्ट थे जो कुछ लोग जिसमें आईएएस हो गए हैं तो वो रिजाइन कर दें और शाहीन बाग में जाके प्रदर्शन में भाग लें। लेकिन जब तक वो पदों पे बैठे हैं तब तक वो संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। कमलनाथ तो राजनीतिक नेताओं की भाषा शैली किस तरह की होती जा रही है, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। एक के बाद एक आप लगातार कई अलग अलग राजनीतिक दलों के राजनेताओं के बयान अलग अलग मसलों पर सुन रखे हैं। अब एक और खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मंत्री हर्ष यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। यहां तक कि उन्होंने यह कह दिया है कि इन्हें पागल खाने चले जाने चाहिए। आपको बता दें, कुर्सी जाने के बाद शिवराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये उनका कहना है। शिवराज को ग्वालियर या आगरा जाने की सलाह उन्होंने दी है। जनता कहती है उनका सही स्थान आगरा या ग्वालियर का है। प्रदर्शन करके मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें, यह भी यादव ने कहा है। शिवराज ने मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए जूते पड़ने की बात कही थी, जिसका किस तरह से जवाब मंत्री जी ने दिया है, चलिए वो भी सुनते हैं। शिवराज सिंह जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है, जो आचरण वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि इनको या तो ग्वालियर भेजा जाए या आगरा भेजा जाए। वो सही स्थानों पर यही है। जो कार्य शैली है, जो आचार विचार है, जो भाषा उपयोग कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का उपयोग कैसे पूर्व अध्यक्ष के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाना, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के साथ साथ सागर की जनता भी कहती है कि इनका स्थान, सही स्थान ग्वालियर और आगरा है। तो बापू की पुण्यतिथि के अवसर पर बजरंगबली के पाठ पर सियासत किस तरह से चल रही है, जरा वो भी देख लेते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको बताते हैं। आपको बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मसले को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता की भलाई के लिए आयोजन हो रहा है। सीएम कमलनाथ ने राकेश सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि वो राकेश सिंह के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन उनका मुंह पहले चलता है और दिमाग बाद में। हम सब धर्म प्रेमी हैं, पता नहीं बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है। राकेश सिंह जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता जिनका मुंह पहले चलता है और दिमाग बाद में चलता है। तो हम सब धर्म प्रेमी हैं, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पेट में क्यों दर्द होता है।
अगर हम मंदिर जाते हैं उनके पेट में दर्द होता है। अगर हम धार्मिक बात करते हैं, अपनी धार्मिक आस्था के प्रति कुछ कहते हैं, उन्हें उनके पेट में दर्द होता है। क्या उन्होंने एजेंसी ली हुई है धर्म की? उन्होंने क्या हिंदू धर्म की एजेंसी ली हुई है? तो क्योंकि वे राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं धर्म का। इतना ही नहीं, सीएम कमलनाथ ने बीजेपी के नेताओं को भी इस आयोजन में शरीक होने के लिए कहा है। सीएम ने कहा है कि ये धार्मिक आयोजन है और प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए ये किया जा रहा है, तो फिर इसमें बीजेपी के नेताओं को भी शरीक होना चाहिए। उन्होंने न्योता भेजा है। सीएम ने न्योता देते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता की भलाई के लिए इस संकल्प और धार्मिक आयोजन में वो भी शामिल हों और प्रदेश की सुख और शांति की प्रार्थना करने के लिए यहां पर आ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर दौरे के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के फंड में कटौती कर रही है। यही वजह है कि लगातार अलग अलग बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। इतना करेंगे, उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव प्रचार में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में भाषा का स्तर गिर गया है। राजनीति में शब्दों की जो मर्यादा है उसे लांघा जा रहा है और शब्दों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और वो रखा जाना चाहिए। राशि देना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जो वर्तमान में कटौती हो रही है केंद्र से हर प्रदेश के प्रति, ये जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उस ढांचा के अंतर्गत हर राज्य को राशि, चाहे वो जीएसटी के द्वारा हो या अनेक फंडों के द्वारा हो, वो उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेदारी होती है। अभी एक मंत्री है प्रदेश सरकार के सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कहा है कि जल्दी अध्यक्ष होगा और 50 साल के आसपास होगा। दिल्ली में आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है सीएम के लिए। देखिए, जहाँ तक शब्दों का प्रयोग हो, जिस स्तर पर आज कैंपेन में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इससे और निंदाजनक बात नहीं हो सकती। राजनीति में चरण वंदना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और चरण वंदना की कई तस्वीरें आपने मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजनेताओं के बीच में देखी होगी। लेकिन एक तस्वीर पहले भी हमने आपको दिखाई थी कि अधिकारी किस तरह से राजनेताओं और मंत्रियों की चरण वंदना करते हैं। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं डिंडौरी की, जहां पर कंप्यूटर बाबा के चरण वंदना करते हुए तहसीलदार नजर आ रहे हैं। जरा तस्वीरों को देखिए और समझिए। मामला डिंडौरी का है, जहां पर तहसीलदार कंप्यूटर बाबा के चरणों में झुकते हुए दिखाई दिए हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये कोई आम नागरिक नहीं बल्कि डिंडौरी तहसीलदार बिशन सिंह ठाकुर है। यह कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष न्यास नर्मदा न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद ले रखे हैं। वह भी उस समाज से जब उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये समय वो है जब वो ड्यूटी पर थे और उस दौरान वो चरण वंदना करते हुए नजर आए हैं। जब तहसीलदार कंप्यूटर बाबा की चरण वंदना कर रहे थे उस वक्त मंत्री ओमकार मरकाम भी वहां पर मौजूद थे। तहसीलदार साहब को जैसे ही मीडिया के कैमरे में अपने आप को पैर छूते हुए कैद होने की भनक लगी तो वो मौके से नदारद हो गए। आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त न्यास जो अध्यक्ष हैं कंप्यूटर बाबा, वो डिंडौरी के अल्पप्रवास पर पहुंचे थे और उस दौरान तहसीलदार उनके पैर छूते हुए नजर आए और जब वो कैमरे में कैद हुए, इस बात की भनक उन्हें जैसे ही लगी, फिर वो वहां से रवाना हो गए। तो इसको लेकर अब कंप्यूटर बाबा जब दौरे पर पहुंचे तो उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहा कंप्यूटर बाबा ने, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। पानी तो आएगा ना, गंदा पानी तो आएगा ना। नर्मदा नदी के घाटों का निरीक्षण उन्होंने किया। नर्मदा में प्रदूषण न देखा, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा नदी में
नौका विहार का लुत्फ भी उठाया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए बाबा ने प्रदेश के सीएम कमलनाथ को सच्चा हनुमान भक्त बताया। बाबा ने कहा कि भगवान किसी पार्टी की बपौती नहीं है। प्रदेश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मेरे हनुमान कार्यक्रम के आयोजन के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बाबा ने नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे नालों को लेकर भी चिंता जाहिर की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगर विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शोक व्यक्त किया है और साथ ही चिंता भी जाहिर की है। चिंता इस बात को लेकर कि लगातार जब भी विधायक के निधन को रखेंगे तो फिर विधानसभा के वास्तु दोष का जिक्र होने लगता है। हाल ही में एक बार फिर विधानसभा में यह मसला उठा था और आज जब आगर विधायक मनोहर ऊंटवाल का निधन हुआ उसके बाद फिर इस बात को लेकर चर्चा तेज है। इस बार भी उनकी चिंता विधानसभा के वास्तु दोष को लेकर की नजर आई। विधायक बनवारीलाल शर्मा की असमय मौत के बाद की हाल ही में विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया था और मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ सालों में कई विधायकों की असमय मौत हुई है। बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस दोनों ही के विधायकों को भयभीत कहीं ना कहीं ये जो खबर है वो करती है और इस तरह की स्थिति लगातार सदन में भी देखने को मिली है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक सुर में विधानसभा भवन के वास्तु दोष को दूर कराने के लिए पूजा पाठ जैसे कई उपाय करने की बात कह चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अब देखना यही होगा कि किस तरह से इस पूरे मसले को निपटाया जाता है। कर रहे हैं, ये पहले भी उठे हैं, अभी भी नेता प्रतिपक्ष ने इस बारे में कुछ इशारा किया था। देखते हैं विषय क्या है, देखते हैं, फिर आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो अगर विधानसभा के विधायक रहे मनोहर ऊंटवाल, उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद लगातार प्रदेश में शोक की लहर देखने को मिली। तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। उन्हें कुछ दिन पहले ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर किया था। उनका गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन पर सीएम कमलनाथ ने शोक संवेदना प्रकट की है। वहीं मनोहर ऊंटवाल के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। मनोहर ऊंटवाल जी के दुखद देहांत की समाचार मुझे आज मिले हैं। मुझे इस बात का दुख है। उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को मैं अपनी ओर से संवेदना। मैं अपनी तरफ से कमलनाथ जी की सरकार की तरफ से विधायक ऊंटवाल जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर पर क्षति है कि एक अनुभवी विधायक अगर चला जाए, क्योंकि जिनके मूल्यवान सुझाव हमेशा विधानसभा में मिलते रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उज्जैन की, जहां पर बीजेपी नेता की गिरफ्तारी का विरोध तेज हो चुका है। आपको बता दें, बीजेपी नेता की गिरफ्तारी का विरोध चल रहा है और ये विरोध इस कदर बढ़ता जा रहा है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रीगंज ओवरब्रिज का यहां पर इन्होंने चक्का जाम कर दिया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की कोशिश यहां पर की गई है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक निजी स्कूल में दो अलग अलग तस्वीरें हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर विरोध दर्ज कराया है और विरोध की ये अलग अलग तस्वीरें, जमकर नारेबाजी की गई, चक्का जाम किया गया, गाड़ियों को रोका गया। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो एक तरफ ये बीजेपी का प्रदर्शन आपको देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ मंडला के एक
स्कूल का जिक्र कर लेते हैं। एक निजी स्कूल में एनएसयूआई के कार्यकर्ता जमकर हंगामा और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए हैं, जरा उसका भी जिक्र करते हैं, वो तस्वीरें भी देखते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जमकर हंगामा किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 9वीं क्लास के बच्चे को स्कूल में सीएए और एनआरसी का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस इस मामले में जांच की बात कहती नजर आ रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।